इंपॉर्टेंट है वो भी उसमें बता देंगे कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस अभी तुम लोग का यही काम है कि बस जॉट डाउन करते रहना है चीजों को, ठीक है। तो अब बोरॉन फैमिली का आज लास्ट ही क्लास है। बोरॉन और कार्बन फैमिली का भी सब चीजें हम लोग कर ही लिए। अगर कार्बन फैमिली का जो रिएक्शन है, कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, एनसीईआरटी तुम लोग भी देखेंगे हो गया, ठीक है। तो उसमें कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट हो। कुछ रिएक्शन जो अच्छे हैं या फिर जिस पे पूछा जाता है वो लेड के रिएक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन वो अभी तुम लोग को याद करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ टाइम बाद जब हम लोग पी ब्लॉक और अंदर जाएंगे, मतलब पी ब्लॉक के एक दो ब्लॉक्स और पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर उसको बता देंगे, ठीक है। अभी के लिए बोरॉन फैमिली के रिएक्शन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बोरॉन होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये फॉर्म करता है B2O3, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट है, थोड़ा सा हीट हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी सारे ऑक्साइड्स है उसके बारे में हम लिख देते हैं। B2O3, Al2O3, Ga2O3, Pl2O3, ठीक है। B2O3 हम लोग को पता है, अभी इसका नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो B2O3 का हम लोग को नेचर पता है, एसिडिक होता है। सर इंडियम ऑक्साइड। इंडियम, हाँ सॉरी मिस्ड आउट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम तुमको पहले ही बताएं। हालांकि एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में तुम लोगों को पता ही है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड सॉरी मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, और जो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एक तुम लोग एक न्यूमोनिक बताए थे, है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अच्छा ठीक है, ये एम्फोटेरिक। गैलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक। ये जो भी दो बचा इंडियम ऑक्साइड और थैल्मियम ऑक्साइड, ये है बेसिक, ठीक है। ये था हम लोग के जो ऑक्साइड के एसिडिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को पता ही है कौन सा है, B2O3, ठीक है। तो B2O3 पे और आगे बढ़ने से पहले एक दो रिएक्शंस और नोट करते हैं, ठीक है। ये जो पहला रिएक्शन है ये जरूरी है, और अगर यहाँ पे अल्युमिनियम लिखा हो तो भी, मतलब ये एक्चुअली सभी के लिए होता है। बोरॉन हो, अल्युमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो, टीएल हो, सबके लिए एक ही होता है। लेकिन बोरॉन और अल्युमिनियम के लिए ज्यादातर पेपर्स में देखा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दो रिएक्शन स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इसका डेलएच मेंशन्ड है, तो इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसका डेलएच भी एक बार देखना, ठीक है। बोरॉन प्लस ऑक्सीजन जो B2O3 दे रहा है, इसका डेलएच इंपॉर्टेंट होता है। नंबर को याद कर लेना, शायद मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 2000 के करीब करीब वो नंबर होता है, 1983 के करीब, अगर किसी को कुछ याद हो इसके अराउंड तो, ठीक है। तो उस नंबर को ध्यान में रखना, वो बहुत ही अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट ही। इसके बाद हम लोग देखते हैं बोरॉन अगर हम लोग का नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा,
बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब अल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो अल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डायमंड के से कम, लेकिन उसी के लेवल पे ये सारे के सारे कंपाउंड्स को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब सपोज कि ये दोनों जो हमारे पास नाइट्राइड आए, इसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। EN, जहाँ पे E होता है बी और एयर, ठीक है। बहुत कॉमन सा रिप्रेजेंटेशन है EN, ठीक है। EN को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है, ये तुम लोग बताओ, इसका एक प्रोडक्ट तुम लोग से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बोलो। UH वैलेंसी बैलेंस कर दो। BOH होल थ्राइस। इसके साथ एक और, जो दूसरा वाला हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अमोनिया। बिल्कुल। किसी भी नाइट्राइड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो एक चीज तो निकलना पक्का है, अमोनिया, NH3, ठीक है। और साथ साथ EOH होल थ्राइस भी निकल रहा है। ये EOH को जब हम लोग इसमें B सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनता है BOH होल थ्राइस, ठीक है। और यही है हमारा H3BO3। एसिडिटी बताओ इसका, सॉरी बेसिसिटी बताओ। 3 अद्वैय बोल रहा है 3। चलो अरविंद और ज्योत्सना अपना अपना मत रखो। इस बारे में लोग कभी, इसके बारे में तुम लोग सुने होगे यार, ऐसा नहीं हो सकता नहीं सुने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें। नहीं मतलब ठीक है, लेकिन कितना इसका एसिडिटी या बेसिसिटी कितना है ये बताओ। ये कितना इसके पास आरएनएस रिप्लेसेबल एक्टिव हाइड्रोजन है, ये बता दो। चलो गैस। सो एक्सेप्शन होगा तब पूछ रहे हैं। 3 से कम होगा। हाँ 1 या 2 होगा ना, पता है। चलो स्ट्रक्चर बता दो। स्ट्रक्चर तो हमको बताना नहीं है क्योंकि तुम लोग इसका स्ट्रक्चर पता है पहले से। बिल्कुल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इसका जो प्रोटिसिटी होता है 0, ठीक है। ये एक भी हाइड्रोजन एटम को नॉन एक्वस मीडियम में नहीं रिलीज करता है। एक्वस मीडियम के अंदर वाटर से रिएक्ट करने के बाद वाटर का ही H+ वो रिलीज कर देता है। समझ में आया? जब हम लोग इसको ऐसे ही रखें नॉन एक्वस मीडियम में, ठीक है, मान लो H3BO3 का कुछ पाउडरी फॉर्म कहीं से उठा के ले आए, कोई हाइड्रोजन नहीं रिलीज करेगा, नॉन प्रोटिक इन नेचर। नॉन प्रोटिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो ये फॉर्म करता है BOH होल 4 माइनस प्लस H+। ये जो H+ है ये वाटर से ही आ रहा है। देखो यहाँ पे जो H2O था, ये H2O क्या करेगा, यहाँ इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर ये बी से बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद तुम लोगों को डेफिनेटली SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में पता है ना? नो सर। अच्छा ठीक है, तब हम इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या हो रहे हैं। पहले तुमको बुक्स में क्या लिखा मिलेगा वो पहले लिख देते हैं, उसके नीचे उसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तुमको लिखा मिलता है BOH होल थ्राइस प्लस H2O gives BOH होल 4 माइनस
प्लस H प्लस, ठीक है। बुक में ये रिएक्शन लिखा हुआ मिलता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। H3BO3 है हमारे पास, यहाँ वाटर का 2 लोन पेयर, हालांकि हमारा एक से ही काम चल जाएगा तो हम लोग एक ही को दिखाते हैं, ठीक है। इसको बीच में बना देते हैं। यहाँ बोरॉन है, बोरॉन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, इसमें किसी को कोई शक? ये मतलब डायगोनल है, ड्राइंग को मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा, इधर ये अटैच में क्या हुआ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट किया है तो चाहे तो तुम इसको ऐसे दिखा दो, या तो यहाँ से इस एरो को हटाओ, इस पे एक प्लस चार्ज दिखाओ, इस पे एक माइनस चार्ज दिखाओ, ठीक है। ऑक्सीजन का, और यहाँ पे एक लोन पेयर अभी भी पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे एक प्लस चार्ज है। कोशिश करेगा ऑक्सीजन की अपना ये जो प्लस चार्ज है इसको रिमूव करने का तरीका, हाइड्रोजन को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे आसान बॉन्ड ब्रेक करना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में होता है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना ही सबसे ज्यादा आसान होता है। क्यों? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा बन जाता है, उसको तोड़ना आसान है, ठीक है। तो ये अपना इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट आया वो कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। और यहाँ पे बोरॉन पे एक माइनस चार्ज, इस माइनस चार्ज को अगर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, दूसरा तरीका दिखाने का, पूरा ब्रैकेट बना दिया और इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे पूरे आयन पे डिफ्यूज कर दिया, ठीक है। ये बना हमारा BOH होल 4। ये जो H प्लस निकला है, यहाँ हमने इसको लिखा H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया प्रोटिसिटी 1, लेकिन ये H प्लस था किसका? ये H प्लस इस वाटर का था, अभी भी ये H प्लस नहीं दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इतना मतलब यहाँ पे एक बहुत डीप एक्सेप्शन आ रहा है, इस एक्सेप्शन को ध्यान रखना। सवाल तुमसे जनरली ये पूछा जाएगा कि H3BO3 इस मतलब उसका प्रोटिसिटी कितना है, 0 ऑप्शन में नहीं दिखेगा, फिर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, एक्वस मीडियम है या नॉन एक्वस मीडियम है। जनरली एक्वस मीडियम का बात किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रोटिसिटी हम लोग एक्वस मीडियम में ही डिफाइन करते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है तो कि 1 होगा। हम तो 1 ही होगा, मैक्सिमम 99% केसेस में 1 होगा। अगर तुमको सामने से कह के पूछ रहा है कि प्रोटिसिटी ऑफ H3BO3 इन नॉन एक्वस मीडियम इज 0 या फिर नॉन प्रोटिक मीडियम से 0, तुमको पता है आंसर क्या है? इट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। मल्टी करेक्ट स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट अगर ये है तो ये भी ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रोटिसिटी ऑफ H3BO3 इन एक्वस मीडियम इज 1, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। समझना है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और तो ये था हमारे पास H3BO3 का 2 रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से AlOH होल थ्राइस का भी होता है, लेकिन AlOH होल थ्राइस में कोई एक्सेप्शन नहीं आता इस चीज। ये जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन था पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ H3BO3 के साथ आता है, इसलिए इसको किसी और के साथ इमेजिन मत करना, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें रिएक्शन विद हैलोजेंस देखेंगे तो भी तुमको पता है कि BX3 फॉर्म करेगा, और यहाँ पे हम लोग B को E से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये सारे के सारे
बोरॉन फैमिली के लिए जो नियम है ये वैलिड है, ठीक है। एक दो और जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल बात है उसको हम तो बता देते हैं। इस चीज को तुम लोग नोट कर लो, एनसीईआरटी में ये लाइंस में लिखा हुआ है, मतलब पैसेज वाइज, तो तुमको वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला, जो बोरॉन होता है ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो कुछ नहीं होता, हमें नो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कारण वाटर उतना सफिशिएंट ही नहीं है, हॉट लो या कोल्ड लो, कि बोरॉन के साथ रिएक्ट कर दे, ठीक है। एक नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जब एल्यूमिनियम के साथ हम लोग वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाता है। कंडीशन नंबर 1 कि अगर ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, रूम टेम्परेचर का मतलब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये बनाता है AlOH होल थ्राइस, ठीक है। और जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा मान लो कि 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्म होता है Al2O3। कारण ये जो AlOH होल थ्राइस बन रहा है उसी का डिहाइड्रेशन होते जा रहा है और Al2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। रूम टेम्परेचर अगर तुमको रिएक्शन में, मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रोल प्ले करता है, अलग अलग वेरिएशन में रहता है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात हो तो थर्मोडायनेमिक्स की बात होगा तो हम लोग रूम टेम्परेचर को हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। कैलकुलेशन अगर इजी करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। फिर भी अब तो खैर कैलकुलेशन इजी करने का बात नहीं, क्योंकि अब तो ऑप्शंस न्यूमेरिकल टाइप हो गया, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। सर थर्माइट रिएक्शन से भी हो सकता है ना, क्या? Al2 और 3। हाँ, थर्माइट से भी हो सकता है। थर्माइट तुम लोग तब पढ़ोगे जब तुमको हम मेटलर्जी बताएंगे कुछ टाइम बाद ही, थोड़ा सा सब्र करो। Al2O3 उस समय तुम देखोगे और भी बहुत सारे तरीके से फॉर्म हो सकता है। सबसे पहला तरीका Al2O3 फॉर्म कराने का तो यही है, थोड़ा सा एल्यूमिना लो, उस पर थोड़ा सा आग जला दो नीचे से, तो जो .2H2 है वो उड़ जाएगा, तुम्हारे पास ये बच जाएगा। एल्यूमिनियम का केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। पांच पांच नाम है जो पूरे उसके मेटलर्जिकल प्रोसेस को डिफाइन करता है, मतलब 5, द नेम ऑफ 5 प्रोसेसेस और 5 साइंटिस्ट जिसके 5 प्रोसेसेस को डिफाइन करता है, ठीक है। तो खैर अभी उस पर नहीं जाते, अभी इधर रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। गैलियम, इंडियम और थैल्मियम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी गैलियम और इंडियम जो होता है वो वाटर से रिएक्ट भी नहीं करता है, तो इसीलिए वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, बोरॉन अगर किसी स्ट्रॉन्ग हॉट कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करता है H3BO3, ठीक है। और यहाँ पे SO2 का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, अगर तुमको दिख रहा है तो उसी रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट में जो SO2 है, H2SO4 जो है ये हो रहा है रिड्यूस, तो SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और बोरॉन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और HNO3 के केस में H3BO3 प्लस NO2, ठीक है, ये फॉर्म होगा। अब हम लोग को जब जब भी मेरे दिमाग में HNO3 के साथ रिएक्शन आता है, हॉट कंसंट्रेटेड HNO3, तो मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा आ जाता है कि
कौन कौन से वो सारे चीजें हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, बताओ कोई। बताओ, सर तुम लोग को रिपीट पता है क्या? फिर से रिपीट कीजिए ना। हम पूछ रहे हैं कि HNO3, हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। अद्वैय, अरविंद और ज्योत्सना, बताओ। तुम लोग को बताए थे, एक निमोनिक बताए थे, फिर आलू करी कोई नहीं, AUPT, ये नहीं बताए थे? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम सब क्लास में बताते हो, पहले ही बहुत जल्दी बता देते हैं। क्लास ही बहुत कम लगा है हम लोग का बैच में। ये भी है। फिर आलू करी कोई नहीं, AUPT, ठीक है। फिर FE, आलू AL, करी CU, AU और PT तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीज है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन नहीं देते। एक मिनट, एक मिनट, इसको एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ से हम CU हटा रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था तुमको अभी ध्यान नहीं आ रहा, तुमको हम बता देंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। हालांकि न्यूमोनिक यही है, फिर आलू करी कोई नहीं, AUPT, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, ये HNO3, कोल्ड HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देते। कारण, ये जैसे ही HNO3 के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, इसके इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड मतलब Al2O3 का ही लेयर फॉर्म हो रहा है। ये Al2O3 फर्दर HNO3 को इसे रिएक्शन करने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, अल्मोनियम HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, और अल्मोनियम बोरॉन फैमिली का मेंबर है, तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग अल्मोनियम को HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन आएगा। AlCl3 बनाने का तरीका है, HCl के साथ रिएक्शन करा दो, HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो AlCl3 बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक स्टूडेंट मुझसे लास्ट बैच में पूछा था कि Fe तो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ Fe रिएक्ट नहीं करता है। Fe को छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में तोड़ो, उसको पहले डाइल्यूट फॉर्म के साथ उसका रिएक्ट कराओ, ऑक्साइड बन जाएगा। कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, अगर उसको तुम डालोगे तो। बहुत ज्यादा पाउडर कर दिए, कंसंट्रेट में डाल दिए, हिलाने लग गए, तब तो कोई भी चीज दुनिया में रिएक्शन कर ही देगा, नॉर्मली नहीं करता, ठीक है। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस चीज को तुम लोग नोट करना। फिर आलू करी कोई नहीं, AUPT, ये हम देख के बता देंगे हॉट इसमें। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3? हॉट, हॉट, हॉट के साथ नहीं करता है, ऑक्साइड का लेयर बनाने लगता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है। कुछ अगर तुम अगर ऐसा कोई रिएक्शन देखे हो तो बता सकते हो अभी, जस्ट इन यूजुअल कन्वर्सेशन। HNO3 के बारे में एक बार था क्लास 10 में बताओ, कि हाइड्रोजन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है जब मेटल्स के साथ क्या रिएक्ट करते करता है, तो? तो एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। यस सर। मिलेगा, ये भी रिएक्शन मिल जाएगा, ये भी रिएक्शन है। जब हम लोग ग्रुप 15 पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन है, ये 11 में नहीं है। 11 के सिलेबस मतलब 11-12 में एक्स्ट्रा रिएक्शंस में लिखाया जाता है कि जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीज रिलीज होता है। उसी तरीके से टिन के साथ रिएक्ट करता है तो
क्या चीज़ बनता है, मेटास्टैनिक एसिड बनता है, तो फिर ये सब एक्सेप्शंस में, जनरल चीज़ों में नहीं आता ये, ठीक है? सो और नाइट्रिक कुछ एसिड ऑक्सीडाइजिंग मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करता है। बहुत ज़्यादा, ऐसे हाथ डालोगे तो हाथ नहीं निकलेगा। अरे क्रोमियम तो नहीं? अभी तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है? देख के बता देंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पे हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन देखे, कुछ उसके ऑक्साइड्स बनाए, कुछ और भी किए, वाटर से देखे। अब हम लोग कुछ इसके बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बोरॉन है, ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, NaOH इज द मतलब NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये सारे के सारे साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, एक्वस मीडियम के अंदर जो ये रिएक्शन चल रहा है, तो ये बनाता है NaBO2 और हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, ठीक है? ये एक रिएक्शन। और ये अपने में मतलब ये इकलौता मतलब ये एक रिएक्शन है। एल्युमिनियम का भी एक इस टाइप का रिएक्शन आता है, लेकिन उसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? तो वो भी तुम लोग को बता देते हैं। यस सर। अरे भाई सीधा लिखा ही नहीं रहा आज। ठीक है, जब एल्युमिनियम को हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, Na3AlO3 मिलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है? बिल्कुल। जिंक के साथ भी सिमिलर टाइप का रिएक्शन होता है। जिंकेट। तो एल्युमिनियम NaOH के साथ तो जिंक के साथ मतलब एल्युमिनियम और NaOH का ये रिएक्शन, लेकिन जब लोग वाटर डाल देते हैं उसमें, तो ये चीज और ये चीज बुक में दोनों लिखा हुआ मिलता है, ये भी ये भी। H2 इन दोनों के साथ ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है H2 सिर्फ इसके साथ है, H2 इन दोनों के साथ है। तो यहाँ पे कन्वेंशन याद रखना, अगर NaAlOH होल 4 लिखा हुआ है, तो इसका यही मतलब है कि वो NaAlO2.2H2O का बात कर रहा है, ठीक है? इस पॉइंट को ध्यान में रखना, मेटलर्जी में थोड़ा सा यूजफुल पॉइंट होता है, ठीक है? तो ये रिएक्शन को ध्यान रखना। और जब भी हम लोग NaOH और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एसोसिएटेड है। ये हाँ, हाँ हाँ, ये उसी फॉर्म में। हम लोग जो पढ़े थे क्लास 10 में उसमें अलग से लिखाया जाता था। प्लस 2H2O भी लिख सकते हो, एक्चुअली थोड़ा सा भी हीट होता है तो ये निकल जाता है, तो इसको प्लस में भी लिख सकते हो, लेकिन .2H2 इसके साथ होता है। एक मिनट तो हम लोग पढ़े हम्म, 2NaAlO2। 2NaAlO2 plus H2O यस रहता सर। था। नहीं, इसमें .2H2O तो होता है। रुको, अब बात आया तो चेक ही कर लेना चाहिए।
चलो ये रिएक्शन जहाँ से हम पढ़े हैं वही हमको जगह ही याद है, तो हम इसका फोटो तुम लोग को व्हाट्सएप मतलब टेलीग्राम पे डाल देंगे आफ्टर द क्लास, ठीक है? वहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि हमको लगता है .2H2O ही होता है, क्योंकि इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ ही रिलीज होता है, और जैसे ही थोड़ा सा भी वाटर हीट ऐड करते हैं तो 2H2O अलग हो जाता है और NaAlO2 अलग हो जाता है, ठीक है? इसको क्लास के बाद भी देखते हैं, ठीक है? एक और चीज था इस चीज के लिए NaNaAlO2 + H2 कि इसमें ये रिएक्शन हो सकता है बैलेंस करने के लिए इस टाइप से लिखा हो, लेकिन फिर भी तुम लोग भी जहाँ देखे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मतलब फोटो लेके एक बार डालना, हम जहाँ से देखे हम भी स्क्रीनशॉट फोटो लेके डालेंगे, ठीक है? हाँ, हम एक पॉइंट याद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। चलो ठीक है, ये अपना हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अपना रिएक्शन जो B2O3 से कंसर्न कर रहा था, B2O3 को कैसे बना रहे अपन, तो वो चीज़ हमारे पास बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और, एक बार इसको हम तुमको कुछ इसमें से एक चीज़ ज़रूरी बताना चाहेंगे। ये रिएक्शन को कंसर्न करना, ठीक है? ये देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन को अगर तुम लोग देखोगे तो ये मेरे हिसाब से ज़रूरी रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, तो इन तीनों रिएक्शन को मत भूलना, ठीक है? अब हम लोग कुछ B2H6 के प्रिपरेशन और रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है? B2H6 तुम लोग जानते ही हो कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी किए हैं कि बॉन्ड एंगल होता है, नहीं होता है, फाइनली क्या है? फाइनली अभी मेरा स्टैंड वहीं पे कि बॉन्ड एंगल वहाँ पे नहीं होता है। गूगल पे भी सर्च तुम लोग किए थे इसके बारे में क्या? वो एंगल तो दिखा रहा था एक पिक्चर में, तो बॉन्ड ठीक है, एंगल कहते हैं या नहीं वो नहीं पता है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, मतलब जब हम 12th में 13 में थे कोटा में, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था कि उसमें कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता, ठीक है? और रीज़न ये दिया गया था कि फिर एनसीईआरटी हम लोग को खुलवाया गया था। एनसीईआरटी खुलवाने के बाद फिर वो पेज नंबर खुलवाया गया था जहाँ पे B2H6 था। फिर B2H6 के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे एंगल बना हुआ, एंगल का सिंबल नहीं था और बाकी 2 चीज़ को एंगल में मेंशन किया हुआ था। बॉन्ड एंगल भी कुछ बताया गया, ठीक है? फिर वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ था, अ, शायद A2Cl 6 का स्ट्रक्चर था, या फिर किसी वहाँ पे एक और डाइमर का स्ट्रक्चर था। उसमें सारे के सारे वैसे बॉन्ड एंगल्स को मेंशन किया गया था। तो सर बोले थे कि इसका ये बॉन्ड एंगल नहीं होता, ठीक है? रीज़न ये बताया था कि अगर जब बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है तो बनाना बॉन्ड में ये कोई एंगल नहीं होता, ये बस एक मतलब ये कोई एंगल नहीं होता, ये 3 ऑर्बिटल्स का इंटरसेक्शन का जंक्शन पॉइंट है और यहाँ पे कोई एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं होता है। ठीक है? तो अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से चीजों को अगर हम लोग डालेंगे तो B2H6 बनेगा। ठीक है, सबसे पहला जो हम रिएक्शन बनाएंगे जनरलाइज रिएक्शन बताते हैं। BX3 प्लस एनी reducing agent, any strong reducing agent, B2H6। ठीक है, ये जो है ये एक जनरलाइज रिएक्शन है। तुम लोग जितना भी मेथड सीखोगे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ B2H6 वाया BX3, तो वो तुमको दिखेगा कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व था। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे BX3 को, सारे के सारे जितने भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है रिएक्ट कराओगे तो B2H6 मिलेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम जितने भी रिएक्शन देखोगे B2H6 के बनाने के तरीके वाया BX3, सबके सब में तुमको एक चीज दिखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया गया है। ठीक है, मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग इसके जो रिएक्शंस है सपोर्टिंग उसके बारे में हम लिखते हैं। ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में नहीं गिवन है मेरे ख्याल से। और कोई रिएक्शन? ठीक है, ये दो रिएक्शन से ही तुमको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगा। ये दो रिएक्शन है जो तुमको एटलीस्ट मॉड्यूल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, वो क्या है? अगर हम लोग BF3 को LiAlH4 लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाथ डालो जल जाएगा उस टाइप का। मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो रिड्यूस कर देगा, या कोई भी नॉर्मल चीज डालो रिड्यूस कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कुछ भी चीज रिड्यूस कर देगा, है ना? तो B2H का फॉर्मेशन हो रहा है, BCl3 के साथ भी सेम, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालो B2H6 मिलेगा। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट देखने वाला, सिर्फ B2H6 मिलेगा या कुछ और भी मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक दो चीजों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, बाकी के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। हालांकि अगर तुमको ये रिएक्शन जनरलाइज रिएक्शन याद है तो तुम्हारा सारा काम चलेगा। इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गेस करो। सिंपल कंपाउंड है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करो, सिंपल सा गेस करो। HCl। बिल्कुल।
यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तुम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। क्या LiH था, ठीक है, B था। अगर तुम्हारे पास सपोज ये रिएक्शन नया सा है, बहुत नया सा है, तुमको कुछ नहीं पता, तुम बस 11वीं 12वीं पास हो, ठीक है, पहली बार तुम इसको देख रहे हो, एक चीज तुमको ध्यान में आ रहा है कि अगर BF3 का मतलब BX3 टाइप कंपाउंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, 12वीं पास कर जाओगे तब तक तुम्हें पता चल जाएगा LiH इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो तुमको पता चल गया, चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एक बार किसी ने बताया था कि ये दो चीज को रिएक्ट कराएंगे, B2H6 बनता है, अपने पास एक प्रोडक्ट आ गया। साथ वाली चीज याद नहीं आ रहा, छोटा सा लॉजिक बताते हैं। जो प्रोडक्ट आएगा Li के साथ का कोई कंपाउंड होगा, तो Li के साथ अगर कंपाउंड बना तो Li प्लस में एग्जिस्ट करता है, BF3 है और कुछ है ही नहीं, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे BF4 माइनस एक ऑप्शन बनता है, LiF एक ऑप्शन बनता है, लेकिन एक रिड्यूसिंग एजेंट से दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट बना रहा है। ऐसा नहीं होता, रिएक्शन चल रही है, ऐसा नहीं चलता। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो भी दोनों अलग अलग नेचर का, नहीं बना सकते, तो ये चीज हटता है। तो ये हमारा एक वन ऑफ द फीजिबल पॉसिबिलिटीज है, ऑप्शन में है तो सही होने का चांसेस है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसको देखने की कोशिश करें हम लोग, तो यहाँ पे इसको क्या हम लोग विद सेंस ऑफ जस्टिस बना सकते हैं, B2H6 LiAlF4, इसको नहीं बना सकते। यहाँ पे भी दिमाग में आएगा कि ये बन सकता है शायद, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रल मेटल एटम दूसरा है, क्योंकि LiLH4 में Al भी आ रहा है, ठीक है, और Al का कंपाउंड बनाने का, Al का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन का टेंडेंसी ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज बन रहा है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, LiLH4 के साथ BF3 का रिएक्शन, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज को डेफिनेटली याद रखना, ठीक है, पहले वाले को, ठीक है। बाकी का तो हम लोग ऐसे ही गैस करके बता सकते हैं, पहले वाले को गैस नहीं कर सकते। और कोई रिएक्शन? पहला रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में है। ईथर कोई भी नॉन पोलर मीडियम लोगे तो हो जाएगा। ईथर सबसे अच्छा होता है किसी भी रिएक्शन कराने के लिए, कोई भी ईथर ले लो, ठीक है। अब यस सर। दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताते हैं, ठीक है, इसको वर्ड टू वर्ड याद रखना। मतलब इतना वर्ड टू वर्ड याद रखना कि अगर तुमसे कोई B2H का प्रिपरेशन पूछे तो पहले वाला कुछ बाद में याद आना चाहिए, ये दोनों पहले याद आना चाहिए, ठीक है। NaBH4 ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड है, ठीक है, काम लायक चलता है। इसको जब हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और इसको जब ईथर के प्रेजेंस में मतलब डालते हैं आयोडीन को, ठीक है, एक चीज हमारा बना है B2H6, ठीक है, दूसरा चीज बना है NaI प्लस H2, ठीक है, ये सीक्वेंस एज इट इज ध्यान में रखना। दूसरा NaBH4 BF3, ये भी ईथर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ B2H6 का NaBF4, ठीक है। ये दो रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे रिएक्शन है। पहला वाला सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब मतलब मेरे लिए कोई रिएक्शन तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एंड साइड प्रोडक्ट्स बढ़े भी और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आए थोड़ा सा। ये देखो क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, जिस भी चीज से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, वो रिएक्शन डेडली इंपॉर्टेंट होता है। रीजन, बड़ा बड़ा जो पैराग्राफ में क्वेश्चन आता है उसमें एक हिंट ये दिया जाता है, इट हैज अ पॉपिंग साउंड ऑन रिएक्शन विथ समथिंग लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो वो तुमको पता है हाइड्रोजन है, लेकिन तो फिर उस टाइप का रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है उसको क्यों ना याद रखा जाए। तो इसीलिए इस टाइप का रिएक्शन जरूरी हो जाता है, जहां पे भी हाइड्रोजन दिखे ना निकलते हो। वो मतलब हमको जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था भाई ये तो भाई
कुछ ना कुछ कर जाएगा उस दिन, तो इसलिए हम एक पेपर ही बना लेते जहाँ जहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है निकलते हुए इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में तो तुम पता ही कर लोगे कहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इनऑर्गेनिक में तो फिर वो नोट करके लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब तुमको बहुत बहुत ही मतलब मजेदार टाइप के रिएक्शन एक दो देखने के लिए मिलेगा। NaBH4 प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा? एक तो हमारे पास B2H6 बनाएगा, B2H6 के साथ Na2SO4 बनाएगा, Na2SO4 के साथ H2 बनाएगा। ठीक है, दूसरा NaBH4 के साथ अगर H3PO4 ले लिया जाए तो ये B2H6 बनाएगा, B2H6 के साथ साथ ये NaH2PO में H2PO4 बनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। दो रिएक्शन जो है इसको देखो। ठीक है, ये दो रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम NaBH4 के साथ NaBH4 से ही देखो B2H6 बनाने का कितना तरीका है दिख रहा है, 4 तरीका तो यहीं पे। ठीक है, और इसमें से 4 नहीं एक्चुअली 5 तरीका है ना, 4 ही तरीका। तो इसमें से ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन तीनों रिएक्शन से मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना क्वेश्चन। थर्ड रिएक्शन में बस एक ही हाइड्रोजन क्यों रिमूव हुआ फॉस्फोरिक एसिड से? इसका वो तो यहाँ प्लस H2 ही होता है वैसे। ऐसा हम कोई रीजन नहीं देख पा रहे कि यहाँ पे एक क्यों रिलीज हुआ। B2H6 बना, एक H हटा, हाइड्रोजन गैस भी निकला, कोई रीजन नहीं एक्चुअली हमको तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई ऐसा रीजन कि एक H क्यों हटा। कोई तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? मतलब कॉन्वर्सेशन में पूछ रहे हैं। So H3PO4 का बेसिसिटी 3 है ना? हाँ, किसी को कुछ ऐसा आवाज हो रहा है? NaBH4 अच्छे से ऑक्सीडाइज कर दिया H2SO4 को, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के सामने फीका पड़ गया। NaBH4 ऑक्सीडाइज नहीं करता ना, रिड्यूस करता है। उससे तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। रिमूवल, इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो पता नहीं चला हाइड्रोजन निकला कहाँ से। यहाँ H से मतलब निकला तो खैर NaBH4 से ही है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। और यहाँ पे अगर जैसे कि तुम लोग अगर ऐसे देखो H2SO4 बहुत जगह तुम लोग एक चीज बताते हैं। जब H2SO4 का तुम लोग रिएक्शन देखना आज के बाद देखना, बहुत जगह क्या होता है कि फाइनली यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ SO2 रिलीज होता है। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे यहाँ पे SO4 2- रिलीज होता है। ठीक है, इसको बस नोटिस करना। ठीक है, जब इसका समय आएगा तो उसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बस इसको नोटिस करना कि कब हो रहा है, और कब हो रहा है तो उसमें एक बार रिडॉक्स देखना कि वहां पे H2SO4 रिडॉक्स की तरह बिहेव कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, हाँ,
इस पॉइंट पे हम लोग सोचना कोई रीजन दिखे तो ठीक है, हमको तो इसका कोई एकदम आइडिया भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्यों एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, क्योंकि हम इसको हमेशा एक रिएक्शन को ऐसे याद किए हैं, तो हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे और हम इसका रीजन खोजेंगे भी नहीं, इसलिए तुम लोग को अगर दिखे तो दिखाना, ठीक है। और तुमसे मतलब एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्यों रिलीज हुआ या फिर इसका प्रोटीन, मतलब वो कुछ ज्यादा ही टफ सवाल हो जाएगा। ये सब हम लोग बहुत सोच के भी बाहर है, ठीक है। और अद्वैय तुम 10 में हो ना? अद्वैय, मेरा आवाज आ रहा है सबको? अरविंद, ज्योत्सना, सर यस सो गया क्या? इसका एनटीएससी का एग्जाम था ना, कैसा है इसका? 13 दिसंबर को है। अच्छा, हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया इसका? कुछ इससे बातचीत होता है तुम लोग का? यस सर, कैसा चल रहा है इसका एनटीएससी का? बढ़िया चल रहा कैसा चल रहा है तुम्हारा एनटीएससी? अच्छा चल रहा है, हिस्ट्री हो गया? सो ये तो कर रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789, है। डेट बताओ। 14 जुलाई। गुलेटिन को आखिरी बार कब यूज किया गया था? और किसको मारने के लिए यूज किया गया था? उसको मारने गया था, किंग को, किंग लुइस 16। नहीं सर, उसको। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। यस सर, 1794। सही है, बिल्कुल सही है। रॉबस्पियर को मारने के लिए किया गया था। जो सबसे ज्यादा इसको यूज करता था उसी से मार दिया गया और उसका उसका कभी यूज नहीं हुआ। फिर चलो एक इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय एक बहुत बड़े केमिस्ट को मारा गया था, जो पहले लॉयर था फिर केमिस्ट बना था, और ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। शायद मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं, फादर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोलते हैं, कुछ इस टाइप से। बहुत बड़े फ्रेंच साइंटिस्ट को एंटोन मारा। लेवोइसियर। अरे बिल्कुल सही यार, कैसे पकड़े? अब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोले, क्या हुआ था उस टाइम पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने चरम सीमा पे था, और उस टाइम क्या हुआ था कि लेवॉइजर जो था वो केमिस्ट नहीं था बचपन से, मतलब अपने करियर से वो शायद लॉयर वॉयर था कुछ। बाद में वो देखने लगा कि यार ये मेटल नॉन मेटल अलग करते या फिर बोला हाँ चलो ठीक है कुछ कुछ हो रहा है। फिर शायद लुई 16 ही बोला कि चलो तुम्हारा टाइम आ गया है। साइंस लुई 16 बोला था या रॉबस्पियर बोला था, दोनों में से कोई एक बोला था, ठीक है। तो बोला तुम्हारा टाइम आ गया, चलो मर जाओ, आज तुमको तुम्हारा टाइम। तो बोला क्यों? तो बोला साइंस की जरूरत नहीं है फ्रांस में। फिर वो बोला कि ठीक है मुझे मार देना, लेकिन मुझे बस अपना एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने दो। तो बोला बोले ना साइंस की जरूरत नहीं है, चलो तुम्हारा दिन है। तो उसी दिन उसको मार दिया, ठीक है। लेकिन उसको बहुत इज्जत मिला भाई, उस टाइम पे बहुत बड़ा बड़ा काम किया था लेवॉइजर, बीइंग फ्रॉम अ नॉन साइंटिस्ट बैकग्राउंड। और और कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन अद्वैय के लिए? जर्मन पार्लियामेंट का क्या नाम था? क्या था भाई? Reichstag। और रशियन पार्लियामेंट? ये एनसीईआरटी में गए हुए? हाँ, रशियन रेवोल्यूशन, जर्मन, और वो नाजिज्म वाला चैप्टर में। अच्छा वो तो हम लोग वो था, मतलब क्या बोलते हैं,
वो था ना चूज करने वाला उसमें से था। आप लोग को हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पढ़ाया गया था? हाँ पढ़ाया गया था। हम लोग के टाइम तक हटा दिया गया। हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बहुत छोटा सा मजेदार चैप्टर था, उसमें सब ऐसे ऐसे निकल जाता था। क्यों हटाया गया? तुम डीपीएस में हो? अद्वैय है। यस सर। अच्छा, तो तुमको पढ़ाया गया होगा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। हिस्ट्री नहीं, अब वो हटा दिया गया एनसीईआरटी बुक से ही। ओह, खैर वो आसान सा चैप्टर था। उस चैप्टर में एक आदमी था जो टीवी लाया था पहली बार, मतलब कुछ कम्युनिकेशन केरी पैकर। सैटेलाइट। अरे हाँ यार, कैरी पैकर। अरे कितना कैसे पढ़ लिए जी? क्रिकेट स्टार्ट किया था। इतना तुम हटा दिया है तो तब क्यों पढ़ रहे हो तुम? इंटरेस्ट है क्रिकेट में इसलिए। अच्छा आदमी था वो भी भाई। और अच्छा, इंडिया में कौन कौन से ब्रिटिश मतलब यूरोपियन पावर्स आए हैं? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज। इसमें से सबसे पहले कौन आया? शायद डच था। पोर्टुगीज था। पोर्टुगीज द फर्स्ट टू कम, लास्ट टू गो। पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया आया, सबसे लास्ट में गया। कारण यस पोर्टुगीज सिर्फ पोर्टुगीज थे। एक जगह रूल करता था, गोवा। गोवा। पता है? तो कभी सोचो, ब्रिटिश पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, गोवा को कभी नहीं छू पाया। कारण पोर्टुगीज थे। नहीं, मतलब पोर्टुगीज तो थे, लेकिन मतलब फ्रेंच भी थे। कोलकाता में चंदरनगर में फ्रेंच थे और कोलकाता में ब्रिटिश था। दोनों में लड़ाई हुआ, फ्रेंच हट गया। और वो तो बहुत पहले की बात है, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1757 के आसपास पे। और ये जो है पूरे जगह से फिर डच को हटाया, डच के साथ पैक्ट साइन किया, इन लोग को इंडोनेशियन आइलैंड दे दिया, तो 7 आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। बोला कि तुम लोग वहां जाओ, हम यहाँ रहेंगे। पोर्टुगीज को कभी नहीं हटा पाया। कोई रीजन? पता है क्यों? हम बताते हैं। पोर्टुगीज इतने मतलब चालाक लोग थे, ऐसे जैसे आज के टाइम पे तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, उस टाइम नहीं था। उस टाइम क्या होता था कि इसके अराउंड, जैसे गोवा, यहाँ पे गोवा इतना छोटा सा है, ठीक है, इतना छोटा सा। तो गोवा के अराउंड जब ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी लेके तो बहुत बार आए, बोले कि चलो यार तेरा काम हो गया, हट जाओ, हम लोग को गोवा चाहिए। वो बोलता था ठीक है जा रहे हैं यार, मतलब जैसे एक पीस ऑफ लैंड से अगर तुमको किसी को हटाना है, जैसे आज तुम मेरे घर आओगे और तुम हमको बोलो कि चलो तुम निकलो, तुम बोलो ठीक है निकल जाए, कुछ पैसे दो, कंपनसेशन। तो ब्रिटिश उसको कंपनसेशन देता था, जैसे बोलता था कि तुम ये गोवा खाली कर दो, 5,000 रुपया देंगे। तो गोवा वो लोग खाली कर, बोलता था ठीक है कल तक खाली करेंगे, ठीक है। और क्या करता था कि बोलता था कि आप आर्मी मत भेजिए, हम कल तक खाली कर देंगे, ठीक है। और 5,000 रुपया ले जाता था, ठीक है। उसके बाद वो लोग वापस चला जाता था। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, खाली नहीं किया, पैसा भी रख लिया। उसके बाद क्या करता था कि गोवा के अराउंडिंग जितना भी गोवा के आगे भी जितना सिटीज था ना, उसमें ना बम बिछा देता था, ठीक है। अगली बार जब कोई आए, सब खत्म। यहाँ से एक तो पहले पता ही नहीं है, उस समय कम्युनिकेशन लैग था, तो पता ही नहीं चलता था कि पोर्टुगीज गया कि नहीं गया। जब पता चला कि नहीं गया, तो यहाँ से आर्मी आया, आर्मी जैसे ही यहाँ से गया, आर्मी फट गया, ठीक है, कोई बचा ही नहीं। पोर्टुगीज अभी भी बचा हुआ है, कंपनसेशन का पैसा भी आ गया। अगली बार तक जब कोई ब्रिटिशर आता, जैसे यहाँ पे तो पहले डैमेज कंट्रोल हुआ, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फिर वहाँ पे ब्रिटेन में बताया गया, फिर यहाँ से फिर आया कि नहीं चलो फिर से जाना है, तो फिर क्या, तब तक यहाँ का डच का पोर्टुगीज का जो ये था वाइस रॉय, वही चेंज हो जाता था। नया या जनरल, गवर्नर जनरल या वाइस रॉय, वो बोला कि पिछले बार तो वो था, इस बार हम बता रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं, कल ही जाएंगे। फिर उससे भी 5,000 रुपया ले लिया, और फिर से वहां पे आग लगा दिया, फिर सबको मार दिया।
यही करता रहता था, इसीलिए कभी पोर्टुगीज गोवा से बाहर नहीं निकला और गोवा को कभी छोड़ के भी नहीं गया। चलो हम लोग इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अध्याय का क्लास लेंगे, लेकिन 8:15 के बाद, ठीक है? इंटरेस्टिंग लगता है ना यार हिस्ट्री का भी। हिस्ट्री बढ़िया है, ज्योग्राफी खराब लगता है। सही बोल रहे हो यार, दिल का बात छू ली। अध्याय तुम रुकना 8:10 8:15 के बाद तक, फिर हम लोग बात करेंगे। चलो, तो इतना हम लोग अपनी रिएक्शंस देखे, ठीक है? मूड भी फ्रेश हुआ। अब हम लोग कुछ और रिएक्शन देखते हैं। B2H6 के बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। अगर B2H6 को हम लोग O2 से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग के पास B2O3 बनता है। दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक ही रिएक्शन में, और H2O रिलीज होता है, ठीक है? ये H2 और इस जो रिएक्शन का जो डेल H होता है, डेल HEG, ये होता है -2160 किलो जूल। अलग अलग बुक अलग अलग डेल HEG वैल्यूज को रिपोर्ट करता है। तो इसीलिए जेई में जब क्वेश्चन आया था, मतलब एनसीईआरटी में कुछ है, मॉड्यूल्स में कुछ होता है, तो जब जेई में ये क्वेश्चन आया तो बोला गया वेरी हाई नेगेटिव डेल HEG, ठीक है? सबका बात रह गया, सवाल बन गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, B2H6 प्लस O2, B2H6 प्लस O2, B2O3 प्लस H2, ठीक है? EG तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए यूज होता है ना? हाँ, सॉरी डेल H रिएक्शन, डेल H रिएक्शन कर लेना। ठीक है? पता है अभी तुम लोग के बैच में अगर हमसे कोई गलती हो जाती, तुम लोग वहीं पे बताते हो, वहीं करेक्ट हो जाते हो। कुछ लोग के बैच में अगर कोई गलती हो भी जाएगा तो पता चला वो लोग वही लिख के चला गया, दिक्कत हो जाता है। B2H6 प्लस H2O दूसरा रिएक्शन, ठीक है? O2 के साथ हुआ, अब H2 के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होगा? BOH होल थ्राइस अपना H3BO3 प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, रिएक्शन जरूरी है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग H2 की जगह कोई ROH ले ले, कोई भी ROH, मतलब CH3OH, C2H5OH, कोई भी अल्कोहल ले ले, उसके साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा फॉर्म होगा BROH होल थ्राइस, सॉरी BOR होल थ्राइस, ठीक है? BOR होल थ्राइस। ये रिएक्शन, ये दोनों जो रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये रिएक्शन तुम लोग ऐसे मतलब तुरंत बता दोगे, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसलिए पूछा भी नहीं जाता जल्दी, ठीक है? एक बार ये पूछा गया था और ये तो मतलब जरूरी है, ठीक है? तो इसीलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है? अब और B2H6 का कौन सा रिएक्शन है? अच्छा, अगर B2H6 को हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? BCl3। अरे वाह, बिल्कुल सही, BCl3 प्लस HCl ही बनता है, ठीक है? BCl3 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि ये सारे जो रिएक्शन, इतने सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये सब एडिशनल रिएक्शंस है जो मतलब जरूरी माने जाते हैं, लेकिन मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखा गया जो एनसीईआरटी में रिएक्शन है वही पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ के हर कुछ जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद
एक दो रिएक्शन ये बच रहा है, ठीक है। B2H6 प्लस NH3 ये तुम्हारा फॉर्म करता है BH3 NH2 सॉरी बोराजीन नहीं बनेगा। नहीं, वो कंडीशंस पे बनता है। बता देते हैं क्या कंडीशंस था, वो भी आगे बताएंगे, ठीक है। पहले जो जनरल रिएक्शन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या लिख दिए? BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस। इस पे सवाल पूछा जा चुका है जे एडवांस में, इस चीज का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था sp3 टेट्राहेड्रल शेप, लेकिन पूछा गया, ठीक है। बीच में प्लस भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, आयनिक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, प्लस डालो या फिर रहने दो, अपना काम चलता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन हुआ। इसके बाद फिर एक ये बोराजीन वाले पे भी आते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, एक दो रिएक्शन इस कैटेगरी के पहले देखते हैं, फिर बोराजीन वाले पे आते हैं। फिर एमी क्या है? मीथेन मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप को Me से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा हाँ। एक रिएक्शन था जो हम भूल रहे हैं एक रिएक्शन को ध्यान ही नहीं आ रहा अभी। देखो पहले तो ये रिएक्शन पे हम लोग अभी चर्चा कर लिया, इस रिएक्शन में हम लोग चर्चा कर लिया। एडक्ट का मतलब तुम लोग को पता ही होगा कि जब एक लुईस एसिड लुईस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये
जो हमारे पास इसका लोन पेयर है ये इधर कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। 2 मोल फॉर्म होता है। इस पे हम लोग एक दो चीज और डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इसको जनरलाइज ही कर लेंगे। अच्छा सॉरी मिटा दिया, BH3 प्लस CO कार्बोनिल BH3CO देता है, और MEP के साथ जब रिएक्शन होता है मिथाइल फॉस्फाइड के साथ तो वो Me3PBH3 देता है, ठीक है। ये चीज तुम लोग ऊपर नोट किए होगे, ठीक है, दिखाई देते हैं एक मिनट। ये वाला रिएक्शन, ठीक है। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस पे बात करते हैं, मतलब B2H6 का NH3 के साथ रिएक्शन। पहले हम सारा लिख देते हैं, ठीक है, लिखने के बाद जनरलाइज करेंगे। ठीक है। एक मिनट। तो ये देखो, ये 4 रिएक्शंस है, ठीक है। NH3 के मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक चीज होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, एक चीज होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज वो होता है जो मतलब सिमेट्रिकल चीजों में टूटे,
ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आखिरी रिएक्शन अगर तुम लोग देखोगे तो B2H6 जब NCH3 होल थ्राइस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 2 कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और ये दोनों कंपाउंड सेम है, 2 एडेड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, जब हम तुम लोग को इससे पहले भी बताए थे यहाँ पे 2 मोल्स का हम जिक्र किए थे, ये वही है, दोनों को अलग अलग खोल के लिख दिया ताकि तुमको देखे कि यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जब यहाँ पे ये जो 3 चीज के बारे में हम बताए, 3 अलग रिएक्शन, एक NH3, एक H हटाया CH3 डाला, 2 H हटाया 2 CH3 डाला, 3 H हटाया 3 CH3 डाला, तो ये हो गया। इन तीनों के केस में जो रिएक्शन मिला हम लोग को, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। और ये सिमेट्रिकल क्लीवेज का, ठीक है, क्लीवेज मतलब टूटना, बॉन्ड का टूटना। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, एक BH4 माइनस में टूट रहा है और एक BH2NH3 होल ट्वाइस, BH2NH2CH3 होल ट्वाइस, BH2NHCH3 होल ट्वाइस में टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को अंतर दिख गया। रूल ये कहता है, कोई जनरलाइज रूल नहीं है, रेजोनेंस का मॉड्यूल का रूल ये कहता है, अगर हम लोग लार्ज अमीन्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सिमेट्रिकल क्लीवेज देगा। ठीक है, ये हो गया उसके लिए लार्ज अमीन। अब लार्ज अमीन क्या होता है, कितना लार्ज, उसको याद रखने के लिए तो NCH3 होल ट्वाइस याद ही रखना। स्मॉल अमीन्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देगा, ये कहानी। NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है, एक ये रूल जब हम पढ़ रहे थे तो हम अपने सर से पूछे थे, बोले ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये कहानी होता है, 4 रिएक्शन है, याद कर लो, NCERT का रिएक्शन देखकर रूल बना हुआ है। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखना, पहला और तीसरा NCERT का है, बाकी 2 इसका डेरिवेटिव है मॉड्यूल के। ठीक है, कुछ एंड तरफ के रिएक्शन। यार B2H6 में रिएक्शन ही नहीं खत्म हो रहा, तुम लोग सोच रहे हो यार, ऐसा तो कोई नहीं ना सोच रहा है। अब यहाँ देखो, इसको हम लोग, यहाँ पे हम तुमको स्टार्टिंग में क्या बताए थे, BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, कूल। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, B2H6.2NH3। ठीक है, ये चीज को अगर हम लोग, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन होने का जो कंडीशन है, ये है एक्सेस NH3 एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर हम लोग ऐसे करें, excess NH3 at high temperature, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तब ये फॉर्म करता है बोरॉन नाइट्राइड का BNX। ठीक है, ये वही वाला बोरॉन नाइट्राइड जो B+N2 फॉर्म करके मिला था अपन को। ठीक है, वही वाला। ठीक है, और यही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब अगर एक और कंडीशन ऐड करते हैं, हाई टेम्परेचर तो है ही 200 डिग्री का, साथ साथ जो रेशियो है इसको 2:1 में कर दें, मतलब 2NH3 और 1 B2H6। तब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा
हमारे B3N3H6 का बोराजीन, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसे फॉर्म हुआ, ठीक है। कूल। अब तो हम ही थक गए, लेकिन रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। जाते जाते 2 रिएक्शन जो एंड गए उसको भी नोट ही करो, ठीक है। फिर एक अगले क्लास से कुछ और स्टार्ट करेंगे। इस B3N3H6 को जब हम लोग वाटर में डालते हैं, शुरू वाले रिएक्शन में तो वही था 2:1 कहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन। टेम्परेचर भी नहीं था उतना हाई। कहाँ, एक मिनट रुको, पहले तो दिखाओ कौन सा रिएक्शन बोल रहा हूँ। B2H6 + 2NH3। एक नहीं, वैसा नहीं है। देखो, ये चीज हमको तुम नेक्स्ट क्लास में याद दिला दोगे तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वहां पे वो देखो एक्सेस NH3 भी लिखा है, तो तुम ये भी पूछ सकते हो ये तो 2 चीज कॉन्ट्राडिक्टरी ही लिखती है है ना। हाँ ऐसा ऐसा नहीं होता है। देखो, बहुत सारे जैसे ऐसे एक और रिएक्शन तुमको अभी दे Xc + F2 एक्सेस Xc फॉर्म करता है XcF2, ठीक है। ये फॉर्म करता है, ठीक है। Xc + F2 1:5 के रेशियो में जब फॉर्म करेगा तो ये फॉर्म करता है XcF4, और 1:20 के रेशियो में जब फॉर्म करता है तो ये फॉर्म करता है XcF6, ठीक है। अब तुम यहाँ पे बोल दिए, अब यहाँ पे तो 1 ही है तो ये 1:1 रेशियो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे XsF ही है, Xc है, ठीक है। तो जब ये वाली चीज पढ़ेंगे तो एक बार याद दिला देना, हम तुमको बता देंगे एक्चुअली क्या होता है। एक्सेस NH3 है, ये इसका स्टैइकियोमेट्रिक रिएक्शन है। जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब NH3 एक्सेस हो गया, एक ड्रॉप डाला B2H6, फिर एक ड्रॉप डाला B2H6, फिर एक ड्रॉप डाला B2H6। समझ में आ रहा है। फाइनल जो रिएक्शन को दिखा वो तो स्टैइकियोमेट्रिकली ही दिखा, लेकिन NH3 क्या था वहां पे, एक्सेस में था, मतलब वो मीडियम था उसका, ये मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी रिएक्शन देखो, B3N3H6 में जब हम लोग वाटर डालते हैं, ठीक है, वाटर डालते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ हमारे पास बनता है H3BO3 H2O NH3, ठीक है। एक और रिएक्शन हमको याद आ रहा है, लिख देते हैं, B2H6 + NaBH4। ये वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, Na B3H8 + H2। दिस इज द रिएक्शन टू फॉर्म हायर बोरॉन हाइड्राइड्स। मतलब जब भी हम लोग NaBH4 के साथ B2H6 का रिएक्शन कराते हैं तो हमें हायर बोरॉन के हाइड्राइड्स के कंपाउंड दिखते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, ये शायद एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये लाइन मेंशन्ड है लेकिन रिएक्शन मेंशन नहीं है। ऐसे और भी 1-2 रिएक्शंस होते हैं, देखना चाहो तो अगले बार हमको टेक्स्ट कर देना, तो एक और रिएक्शन हमको पता है वो हम तुमको दिखा देंगे, ठीक है। उसमें शायद B12H12 बनता है, Na2B12H12। B2H6 सेम ही होता है, मतलब यही दोनों रिएक्ट करता है, और कुछ कंडीशंस में यहाँ पे अंदर आता है और Na2B12H12 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समाप्त, सब खत्म। B2H6 का रिएक्शन देख रहे हो, कितना सारा रिएक्शन है, कितना नीचे रिएक्शन करिए तो। ना सर, हाँ नीचे देखो, हल्का सा ऊपर। ठीक है। ठीक है। इतना रिएक्शन हम ना 12th में भी नहीं बताया, लेकिन तुम लोगों को बता दिया। पता है रीजन, 2 बैच मिला के क्लास होता है, हर बैच में 20 लोग, 40 लोग हैं, 8 लोग क्लास करता है, 8 कभी 12 कभी 15, तो इसलिए मजा नहीं आता। हम उन लोग को बोले कि, और फिर हम पूछे उन लोग से कि मतलब इनऑर्गेनिक कुछ खास नहीं पसंद है या फिर बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही हाल चल रहा,
तो लोग बोला कि सर फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है और सिर्फ 2 लोग क्लास कर रहा है, मैथ्स में कुछ चल रहा है उसमें 1 क्लास कर रहा है। हम बोले क्या चल रहा है मतलब, तब तो भाई तुम लोग बहुत आगे इनऑर्गेनिक में आ गए। तो ऐसे तो तुम लोग के साथ नहीं है, अच्छी बात है। हम बोले कि काट ही करता है क्या फिजिक्स वाले क्लास में 8 लोग शायद रहता है। फिजिक्स में तुम लोग, उन लोग का फिजिक्स स्टार्ट चल रहा है? अभी ऑप्टिक्स का क्लास चल रहा है तो हम कर रहे हैं उन्हीं लोग के साथ। सही है, कर लो कर लो। घर पे हो मतलब बहुत अच्छा है, टाइम कर लिया करो उसके साथ। तो फिजिक्स में भी बोला था कि सर वहाँ पे भी 5 लोग 6 लोग 7 लोग इस टाइप से क्लास करते हैं। हम बोले बाप रे आप, हम बोले तब तो तुम लोग बहुत आ गए भाई, इनऑर्गेनिक में आ गए तब तो। अच्छा हम अभी कुछ टाइम पहले मतलब क्लास नहीं ले पा रहे थे, रीज़न था कि हम मतलब एलपीयू गए हुए थे, तो वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी अटेंड करना था, तो इसके लिए गए हुए थे और उसी में बहुत दिन निकल गया। वहीं पे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वहीं पे चले गए थे और फिर उसका दिवाली पड़ गया, दशहरा में भी क्लास कैंसिल हुआ था। अरविंद तुम नहीं आए थे, ज्योत्सना आई थी, ज्योत्सना बोली थी मज़ा नहीं आएगा, तो फिर हम लोग क्लास कैंसिल किए थे। फिर उसके बाद छठ पड़ गया, तो अब भाई बहुत टाइम के बाद ही क्लास हो रहा है। मेरा एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम भी चल रहा है, पेपर भी लिखना है। चलो ठीक है, तब हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। अब वैसे एक आखिरी सवाल क्योंकि बोल रखा था, तो क्या पूछना चाहिए इससे? आप पहले वो बता दीजिए कि निमोनिक में कड़ी का क्या होगा। क्या? अच्छा करी, अरे हाँ बता देंगे, वो हमको कॉपी अपना खोलना पड़ेगा सारा, कौन से में लिखा हुआ है अभी वो वाला, वो हम भेज देंगे तुम लोग को। तुम लोग 2 दिन तो मैंने और भी बताए होंगे, बैल माते खाना ऐसे मैगी पिए और एक और जनाबे अली का टीना लेना। नहीं ये वाला नहीं बताया, पहले वाला बताया था। ये नहीं हो सकता है, जनाबे अली का टीना लेना तो मेरा फेवरेट वाला है, ये कैसे नहीं बताया? नेक्स्ट क्लास में याद लाना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। और अभी तो ऐसे बहुत निमोनिक है, सॉल्ट एनालिसिस सबसे खतरनाक टॉपिक है, उसमें सिर्फ निमोनिक है, सबसे मजेदार टॉपिक है। तुम लोग बोले तो पहले हम सॉल्ट ही स्टार्ट कर देंगे, सॉल्ट एनालिसिस ही कर करेंगे। दीजिए। टेस्ट सॉल्ट ही कर लो क्वालिटेटिव पहले। केमिस्ट्री उसी को बोलते हैं ना। हाँ वो आप केवीपीआई के लिए कैसे तैयारी किए थे उसका। भाई, अब भाई तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो, हम 11-12 में इनऑर्गेनिक का हाथ भी नहीं लगाए थे, ठीक है। हम एग्जाम देने, जब स्कूल का एग्जाम देने जाते थे ना, तो गलती से मेरा मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा आता था इनऑर्गेनिक में। बस हम एक काम करते थे, पिछले 4 साल का पेपर उठाते थे, क्वेश्चन लिखते थे, आंसर लिखते थे, रट्टा मार जाते थे। सबसे ज्यादा नंबर आता था लेकिन सबसे कम आता था, मतलब नॉलेज है सबसे कम। भाई हम लोग मतलब अभी अगर हम नहीं होते तो तुमको इनऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ा रहा होता, तो फिर तुमको समझ में आता है कि कैसे खुद से पढ़ा जाता है। तो भाई खुद से कुछ नहीं हो पाता है, फिर छोड़ना ही पड़ जाता है लास्ट में सब चीज़। तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी यही होगा, नहीं कोई नहीं पढ़ाएगा उसको, उसको भी छोड़ना होगा लास्ट में, ठीक है। देखते हैं हम भी कब तक है, ये भी है, पता नहीं कब तक है, क्योंकि मेरा भी जब कुछ प्रेशर बढ़ेगा तो हमको भी उस कॉलेज वाला देखना पड़ेगा। तुम लोग का, तुम चाहते यार तुम लोग का क्लास थोड़ा ज़्यादा लगे, पता है हम मेडिकल का सर को बोलेंगे मेडिकल क्लास हटवाने के लिए। इससे अच्छा तुम लोगों का क्लास ही लगवा दो, तुम लोग के साथ क्लास लेने में भी अच्छा लगता है, मेडिकल वाले लोग के साथ मज़ा नहीं आता है। खैर वो लोग भी अच्छा है। सबसे खराब हम ग्रेड करते हैं 12th इंजीनियरिंग, उसके बाद है मेडिकल, फिर तुम लोग मतलब तुम लोग सबसे मतलब इस अच्छे साइड पे, क्योंकि मतलब रिस्पॉन्स की बेसिस पे तुम लोग हर क्वेश्चन पे गलत ही सही है, रिस्पॉन्स तो देना चाहिए। चलो खैर, तुम लोग भी सर को बोलना कि सर का मेडिकल वाले साइड से फ्री कराइए, मतलब बोलिए कि सर छोड़ दो मेडिकल को और उसकी जगह हम लोग का क्लास लगवा दीजिए, ठीक है। तुम लोग भी बोलना, हम भी बोलते हैं, ठीक है। Thank you, sir. लो बाय। अजय क्यों थैंक यू बोला, हमको समझ में आ गया। Yes, sir. चलो ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्लास में आना तुम, अद्वैत तुम ही से पहले 10 मिनट बात होगा। Okay, sir. थैंक यू सर। बाय बाय ज्योत्सना। सर